अनिल सिन्हा साहब, अब दो तीन चीजें जरा आप मुझे बताइए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अब इंडिया अलायंस जो है वो यूपीए में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है, वो पुराना यूपीए आ रहा है। हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी भी उसमें शिवसेना है, अभी भी उसमें आम आदमी पार्टी भी है, अभी भी उसमें ममता बनर्जी जो तो कही नहीं कि मैं इंडिया अलायंस में हूं। तो एक तो आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस और यूपीए? दूसरा एक चीज जरा आपसे मैं समझ लूं, जेडीयू जो है उसके लिए ये भी कहा जा रहा था कि उसके कुछ नेताओं का ये मानना था कि हम लोग सीटें जीत नहीं पाएंगे अगर हम महागठबंधन में रहे, बीजेपी के साथ जाने पे ही हमारी कुछ सीटें, लोकसभा के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, तभी हम जीत पाएंगे। लेकिन इसकी रिवर्स थ्योरी भी तो हो सकती है, अगर वो एनडीए के साथ जा रहे हैं तो कुछ नेता ऐसे भी हो सकते हैं जो एनडीए के साथ ना जीत पाए और उनको वापस महागठबंधन में ही जीत सकते हैं। तो वो मतलब अगर कोई उधर जीत सकता है तो कुछ तो ऐसे होंगे जो इधर वाले उस जात गठबंधन से जीत सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, कुछ लोग वापस इधर उधर कूद फान तो खूब होती है इलेक्शन से पहले, कोई इधर से उधर कूदता है, कोई इधर से उधर, वो फाइनल हो गया है? और जो एक अंतिम बात, तीसरी बात, चिराग पासवान बीजेपी के लिए तो बहुत उपयोगी होंगे, नीतीश जी के लिए वो कितने घातक होंगे, इसमें भी जरा एक टिप्पणी आपकी कल सुन लो। क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मैं नीतीश जी के लिए वो घातक होने जा रहे हैं। तो पहला, इंडिया अलायंस यूपीए में कन्वर्ट हो गया है या होने की तरफ है? जेडीयू क्या लोकसभा तक फिर से टूट सकता है? और चिराग पासवान नीतीश जी के लिए कितने घातक होंगे? देखिए, ये जो जेडीयू, ये इंडिया अलायंस और यूपीए वाली बात है, उसमें ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि यूपीए के अलायंस में शिवसेना, जो अभी इंडिया गठबंधन में शिवसेना की जैसी भूमिका है, जिसको मराठी में बोलते हैं ठाम भूमिका, ठाम मतलब एकदम मजबूत और एकदम स्थिर भूमिका निभा रही है, वैसी कोई पार्टी नहीं। मतलब अगर माना जाए तो लेफ्ट और कांग्रेस के बाद, या पहले भी कह सकते हैं, उद्धव ठाकरे हर मतलब कहता है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी उस पूरी तरह खड़ी है, और वो उसके बाद उनमें कोई डिवीजन नहीं हुआ है। जो डिवीजन उनका होना था वो पहले हो गया, लेकिन जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसमें कोई डिवीजन भी नहीं है, और कोई किसी तरह का जो कहते हैं कि कोई मनभेद मतभेद, इसके जो कोई घटना नहीं हुई है, तो इसलिए वो यूपीए तो नहीं है। इसमें कोई समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तो एक दल है, बाकी ममता बनर्जी वगैरह तो है ही, इवन नीतीश कुमार आए जिन्होंने इनिशिएट ही करने की पहल की, इसकी क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन की। तो ये सारा ये यूपीए नहीं है, ये तो क्लियर है। तो ये जो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनका टारगेट वो है कि लेफ्ट एंड कांग्रेस का अलायंस जो यूपीए में था, यूपीए 1 में, उसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं, और उसको जैसे कि आरजेडी के रूल को डार्क एज मतलब जंगल राज कहा जाता है, उसी टाइप से यूपीए के राज को, जबकि अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि यूपीए 1 जो है, जो आफ्टर 90s या 85 भी नहीं, उसके पहले से भी सबसे जो प्रो पीपुल रूल है वो थी। मनरेगा उसी में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन और कितने सारे काम हुए। डेमोक्रेसी को मजबूत करना और लोगों को एम्पावर करना, वो उन्होंने सबसे ज्यादा किया। तो इसीलिए उसमें और में राइट टू फूड, राइट टू फूड भी उसी पीरियड में मेरे राइट, कितने सारा कुछ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। राइट टू इंफॉर्मेशन को आप मजाक मत समझिए। एक 10 रुपये के ये पे एप्लीकेशन पे वहां प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक को जवाब देना पड़ता था, कोई ऑफिस उसको छोड़ नहीं सकता था, उसको खत्म कर दिया। तो ये जो है ना, इसीलिए मतलब कई उसमें यूपीए की बात आप करेंगे तो फिर केजरीवाल की भी पार्टी है उसमें, तो ये सब यूपीए नहीं है। और दूसरा है कि यूपीए में जो पावर मतलब जो पार्टिसिपेशन लेफ्ट का था, वो अब उतनी ताकत लेफ्ट के पास है नहीं। तो लेफ्ट कोई डिसाइड करने वाली स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए वो तो हमको लग रहा है कोई मीडिया का जो आईटी सेल टाइप का है, वो एक नया प्लान की, अब तो यूपीए ही बन के रह गई है, नए सिचुएशन को मीट नहीं कर सकती।
दूसरा आपने ये दूसरा सवाल खड़गे के बारे में, ये जेडीयू एंड के बारे में आपने कहा। जेडीयू के बारे में मेरा मानना है कि जेडीयू की जो पोजीशन है अभी बची हुई, जो कि 15 साल में उन्होंने अति पिछड़ों और महादलितों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, उसके कारण उसका सोशल रिलेवेंस दिखता है कई बार, और अभी वो फैक्टर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसमें भी बहुत दरार आ गई। जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के खिलाफ चले गए और जीतन राम मांझी की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई। चिराग पासवान तो है ही, तो जो फॉर्मेशन बनाने के, चिराग पासवान तो दूसरे मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन जो अति पिछड़ों वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है वो भी, उसमें बीजेपी का मैं मानता हूं कि काफी इनरोड उन्होंने पहले ही बना ली थी। जैसे सम्राट चौधरी है या कई लीडर्स हैं जिनको कि उन्होंने जो एक नॉन यादव और नॉन कुर्मी जो फॉर्मेशन को जो बनाने की कोशिश की थी, उसमें कई और नेता भी उनके साथ हैं। तो उसमें शेयर कर रही है पहले से बीजेपी। उनका यही टारगेट था कि नीतीश अगर खत्म हो जाए तो ये जो महादलितों और अति पिछड़ों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है वो बीजेपी के साथ चला जाए, और ये उसका इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे और उसके लिए काफी कुछ उन्होंने किया हुआ है। जेडीयू का प्रॉब्लम यही है कि जेडीयू का कोई अपना प्लैंक नहीं रह गया उस तरह से। मान लिया कि अति पिछड़ों के लिए भी जो इकोनॉमिक लेवल पे जो पॉलिसीज पॉलिटिकल लेवल पे बनानी थी नीतीश कुमार को, वो बहुत हाफ हटे ढंग से उन्होंने बनाया, क्योंकि वो बना नहीं सकते थे बीजेपी के साथ। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी निश्चित तौर पर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसको उन्होंने पॉलिटिकली तो खड़ा किया और सोशली भी खड़ा किया, लेकिन इकोनॉमिक और जो उसको और बाकी स्ट्रेंथनिंग था या जो उसके लिए जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बनाना था वो नहीं बना पाए। तो हमको लग रहा है कि मैं जहां तक देखता हूं कि जेडीयू डिसइंटीग्रेट करने वाली पार्टी है। वो उसके कुछ लोग जो है, कुछ खेमा उनका चला जाएगा ये में क्या कहते हैं आरजेडी में जाना चाहिए, मतलब उनका बेस वर्क लीडर्स हो सकता है बने रहे लेकिन वो इरेलीवेंट हो जाएंगे, और कुछ चला जाएगा कांग्रेस के साथ, उनको कंफर्टेबल लगेगा। क्योंकि जैसे अपर कास्ट का है तो उसका बड़ा तबका चला गया है बीजेपी के साथ, लेकिन कांग्रेस को अभी भी उसमें इनरोड बनाने के चांसेस हैं, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि वो उसमें भी एक लिबरल, ऐसा थोड़ी है कि कोई कम्युनिटी एकदम ये विश्वास करने लगती है उस तरह से। तो उनको उसका भी लिबरल तबका अपने लिए कोई जगह खोज रहा होगा, तो उसको कांग्रेस बेटर दिखेगा कि सेकुलर लिबरल पार्टी में रहे, तो वहां वो उसके लिए भी जगह है। और दूसरा तबका है इनका अति पिछड़ों का, उसमें से कुछ तबका तो निश्चित तौर पर बीजेपी ले जाएगी, और बाकी तबका जो गरीब है, जिसको कि अभी एम्पावरमेंट के लिए भी लड़ना है, दूसरा की इकोनॉमिक लेवल पे उसको कई चीजें है, लैंड का इशू है, मकान का इशू है, जॉब का सबसे बड़ा इशू सबके साथ है। तो वो सारा तबका और जाति जनगणना वाला जो मसला उठा लिया है इंडिया गठबंधन ने और राहुल गांधी ने, इसकी वजह से वो कुछ उसका तबका आरजेडी में भी जा सकता है, कांग्रेस में भी जा सकता है। इंडिया गठबंधन उनके लिए ज्यादा नेचुरल पड़ेगा। तो जेडीयू का मुझको लग रहा है कि पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं है। ये जो है एक विरासत होता है ना, कि वो जिस तरह से फैमिली की विरासत है, उस विरासत की तरीके से अपना पुराना लिगेसी नीतीश कुमार को लग रहा है कि लंबे समय तक उसको करते रहे डेवलप। तो अब जो है सो उनको ये मौका मतलब लोग उनके साथ रहेंगे, मुझको नहीं लगता कि कर पाएंगे। और जेडीयू की लीडरशिप में भी जो दरार आई है अभी आधा, जैसे ललन सिंह जैसे लोग हैं, हमको नहीं लग रहा है कि वो मन से इनके साथ फिर से चले गए। बहुत क्लोज रिलेशनशिप है उनकी, इसीलिए वो नहीं गए हैं, मतलब चले गए, मतलब इनसे अलग नहीं हुए। लेकिन अल्टीमेटली वैसे कई लोगों का इनसे वो अलग होना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार, हमको लग ये सब जो रीजन हम गिना रहे हैं, इसकी वजह से जेडीयू नहीं गए, मतलब नीतीश नहीं गए वहां। नीतीश के पीछे जो नेपथ्य का सीन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो ईडी में जो डायरी मिली है उनके एक जो नजदीकी एमएलसी के पास, राधाचरण सेठ या किसके पास, उसके बाद उनके जो विजय चौधरी
के रिलेटिव्स के यहाँ छापे पड़े थे। इसका सीधा संबंध ईडी और जो महाराष्ट्र पैटर्न ही यहाँ फॉलो हुआ है, इसीलिए उस पर हम लोग उसमें राजनीति, हम लोग चूंकि राजनीति को राजनीति के तौर पर देख रहे हैं, जो तानाशाही आ गई है उसको हम लोग नहीं, मतलब कि हम लोगों की भाषा भी नहीं है और दूसरा कि हम लोगों को आदत नहीं है, लेकिन जो है उसको देखना चाहिए कि घोषणा, तानाशाही का सारा काम चल रहा है और घोषणा भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। ये बात को कोई चैनल वाला हम लोग भी नहीं उठाते, उसने पास किया कि अनुष्ठान जो हुआ रामलला का, वो भगवान ने आपको इसके लिए चुना था, एक पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो है इंडिपेंडेंस डे में तो सिर्फ इंडिपेंडेंस जो मिला हमको वो तो सिर्फ काया का था, बॉडी का। सोल का इंडिपेंडेंस जनवरी 22 को मिला, जिस दिन रामलला का मंदिर का उद्घाटन हुआ। और तीसरा उन्होंने कहा क्या कि ऐसा काम जो है ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं कोई कभी कोई किया और न कोई इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन लिया, जो कि जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसको वो कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये जो 3 प्रस्ताव है, और बाकी भी है बहुत सारा उसमें लफाजी, लेकिन वो जो 3 बात है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो भगवान से भेजे हुए क्या कहते हैं राजा, मतलब जो भी है यहाँ शासक हैं, ये उसको बताना चाहता है आरएसएस। दूसरा ये बताना चाहता है कि इंडिपेंडेंस उस दिन नहीं मिला था, इस दिन इंडिपेंडेंस मिला है। और तीसरा वो बता रहा है कि ये जो है यही वो वहां जो रामलला में बोला भी कि विधान जो है ये भारत का विधान भी राम है और भारत का फलना है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत का संविधान राम है, लेकिन वही हुआ विधान राम है, ये घोषणा हो चुकी है। तो हम लोग जो है, ये हमको लग रहा है कि हम लोग अभी भी पुरानी भाषा में बात करना चाहते हैं, और जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब देने में या तो अक्षम है या जवाब देने से कतराते हैं। तो और उसके बाद देख लीजिए, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है। रामलला के उद्घाटन के बाद ईडी इतना दौड़ने लगी, नीतीश कुमार को बुला लिया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। इसका मतलब कि जनवरी 22 का इवेंट खत्म होने के बाद आरएसएस और बीजेपी को ये पता चल गया कि ये इस इवेंट से 2024 नहीं जीतने जा रहे हैं। उनको ये अंदाजा हो गया, उनको ये पता चल गया कि ये जो है मोदी के करिश्मा से भी नहीं जीत पाएंगे। तब वहां पर महाराष्ट्र का पैटर्न और गुजरात का मॉडल कि साइलेंस द अपोजिशन, और जो नहीं साइलेंस हो पा रहा है उसको या तो परचेज कर लो या उसको जेल में डाल दो। अभी हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है दिल्ली में ईडी, लालू प्रसाद यादव के को बुलाया हुआ है ईडी के कार्यालय में, एक बीमार आदमी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट को तो अब क्या कहा जाए, मैं हम लोग बोल नहीं सकते कानून के हिसाब से, लेकिन बताइए कि एक बीमार आदमी को आप जब वो सजा याफ्ता भी होता है तो उसको पेरोल पर लोग हेल्थ ग्राउंड पर ये करते हैं, जिसका किडनी दोनों ट्रांसप्लांट हुआ है, एक बूढ़ा बीमार और सबसे बड़ा जनाधार का बिहार का नेता, उसको जो है किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है ईडी, वो आप देख सकते हैं। तो आपको अगर किसी को शक हो कि तानाशाही नहीं है तो ये गलत होगा। दूसरा, आपने तीसरा सवाल चिराग के बारे में कहा था, तो चिराग पासवान, अनिल भाई संक्षेप में चिराग वाला 2 लाइन में कहूंगा कि चिराग जो है वो वही चिराग है जो नीतीश जी का चिराग बुझाने के लिए है, इसके लिए ही उसका उपयोग है बीजेपी के पास भी। और बीजेपी ने बता दिया ये कह करके सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को भेज करके कि आपका चिराग हम बुझाने आए हैं, और ये लाचार नीतीश जी ने मान लिया कि हमारा चिराग बुझा दो या जो भी करो, लेकिन हमको मतलब लालू जी की तरह प्रताड़ित मत करो। जी जी अनिल जी, चलते चलते आपका वो तो है, लेकिन जो शायद राहुल गांधी एक समय कहते थे कि अब ये विचारधारा की लड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो संजीव जी और आप लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूं सीपीआईएमएल का एक अहम रोल था पिछले महागठबंधन की जीत में। वो भले ही उसने 16 सीट जीती, लेकिन लार्जर इंपैक्ट उसने पूरे बिहार में डाला था। क्या अब समय ऐसा आ रहा है कि लोगों को क्लियर कट चाहिए विचारधारा? जब सीताराम येचुरी राम जन्मभूमि उनमें साफ साफ लिखते हैं कि ये असंवैधानिक है, आप ये गलत कर रहे हैं इसलिए हम नहीं आएंगे, बनिस्पत इसमें कि ये शंकराचार्य और ये बातों में, तो आपको क्या लगता है कि अब विचारधारा पे भी थोड़ा बहुत कुछ अहमियत होगी कि अभी भी विचारधारा
वो रखो, क्योंकि अगर विचारधारा की बात आएगी तो कम्युनिस्ट पार्टी फिर रेलेवेंट होने लगेंगे। अब जो उनकी इररेलेवेंट होती जा रही थी वो रेलेवेंट फिर हो जाएंगे। चीज तो आपको बता दें क्या कि ये बिहार में कभी भी विचारधारा की लड़ाई खत्म नहीं हुई। इसके लिए कम से कम आपको बिहार के लोगों को श्रेय देना पड़ेगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने विचार का दामन नहीं छोड़ा। और इस मामले में सीपीआई एमएल और सीपीएम की भूमिका को मैं अहम मानता हूं, लेफ्ट को, कि उन्होंने जबकि ऐसे भी पीरियड झेले जिसमें कि कास्ट के मतलब जो भी फाइट सोशल जस्टिस की हुई वो उसका ओरिएंटेशन ऐसा रहा कि इस लेफ्ट को बहुत सेटबैक पहुंचा और उनको बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उसको वो जो पीरियड लालू प्रसाद जी का पीरियड था और इंटेंस, उस समय उनकी ताकत भी काफी थी एमएल की, उस इंटेंस पीरियड में जब वो सोशल जस्टिस का फोर्स बहुत ज्यादा तेज, मतलब जिसको लालू ने लीड किया, उसका अपना पॉलिटिकल और ये इम्प्लीकेशंस है एम्पावरमेंट का और पार्टिसिपेशन का। लेकिन उसके बाद उसमें भी उसको उस जो उनका सबसे बड़ा मतलब, जैसे फाइट अगर सामने वाले से होती है तो आसान है, लेकिन जब अपने में ही फाइट होने लगती है, क्योंकि जो नीचे का तबका था वो सोशल जस्टिस के आकर्षण में उनका काफी साथ छोड़ा उसने। कई बड़े बड़े नेता भी चले गए, सीपीएम वगैरह के, जेडीयू वगैरह में रहे, हम जानते हैं सबका नाम, संजीव जी जानते होंगे उन लोगों को। तो और ऐसे लोग, कुछ लोग आरजेडी में भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद वहां विचारधारा खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके रूट्स बहुत गहरे हैं, किसान आंदोलन से लेकर के सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी। और इसके पीछे रीजन ये है कि एक बड़ी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ी है बिहार के लोगों ने। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और किसान आंदोलन, फिर सोशल जस्टिस का आंदोलन भी वहां बाकी जगहों की तरह बहुत लिमिटेड नहीं रहा, उसका भी एक ब्रॉडर मतलब चीजें रही, उसमें बहुत सारे लोग शामिल रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जो जात फायदे में थी वही थी। तो वो जो विचारधारा का रूट्स है ना, अभी आप सोचिए ना, ऐसे समय में जबकि कास्ट और कम्युनल लाइंस पे पूरे देश में पॉलिटिक्स चल रही है, और साउथ इंडिया को छोड़ के उसके बाद भी 12-14 लोग, और कई जगह पर उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था सीपीआईएमएल का। जितनी सीटें उनको मिली थी वो सीपीआईएमएल और जो लेफ्ट पार्टीज थी वो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई, जितना उनको मिला था उसमें, और हर जगह वो प्रभावित करती हैं। तो ये जो संघर्ष है इसके पीछे रीजन भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है कि आर्थिक तौर पर एक बिहार बहुत गरीब राज्य है और वहाँ आर्थिक इश्यूज अभी भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ सिर्फ जो है, और उसको उन्होंने कंबाइन भी किया, सीपीआईएमएल के लोगों ने इज्जत के साथ रोटी की लड़ाई जो है वो, और हक जो है, आर्थिक न्याय, दोनों की लड़ाई को कंबाइन किया। सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है इज्जत की लड़ाई में, मतलब दलितों के लिए फाइट सीपीआईएमएल वालों ने किया। इतिहास है, शहीद हुए उतने लोग कहीं शहीद नहीं हुए जितने लोग की मारे गए किसी पार्टी के दलितों की लड़ाई में, और सीधे जमींदारों से टारगेट। उनका एक गौरवशाली इतिहास है जिसको कि मीडिया या अभी का जो मॉडर्न डिस्कोर्स है उसमें इग्नोर किया जाता है, लेकिन वो उसको हाईलाइट, वो अभी भी उनका टिका हुआ है। तो वो लड़ाई एकदम शुद्ध विचारों पर आधारित लड़ाई है, और उसके हिसाब से उन्होंने जो सोशल फोर्सेस भी अनलीज हुए हैं उससे भी उनका एडजस्टमेंट हो रहा है। तो इसीलिए उसका वो रेलिवेंट रहेंगी। और मैं तो मानता हूं क्या कि अगर ये तानाशाही की ये लड़ाई अगर हम जीत गए, मतलब मैं ये नहीं मानता कि तानाशाही आने वाली है, ऑलरेडी चालू है। तो ये तानाशाही की अगर लड़ाई जीत गए हम, तो फिर एक लेफ्ट टाइप, मतलब उसमें लेफ्ट को भी काफी चेंज करना है, वो अलग किस्सा हो जाएगा मैं अगर उसमें जाऊंगा तो। लेकिन वो लेफ्ट को लड़ाई वही देश को जो है, हिंदुस्तान को एक सच्चे लोकतंत्र और संविधान पर आधारित समाज की कल्पना से जोड़ सकता है। तो इसीलिए उसके तो भविष्य उज्जवल है, लेकिन अभी रास्ते जो है, जिसको कंटका किरण कहते हैं शुद्ध हिंदी में, कि कांटों से भरे हुए हैं, तो वो है। जी